क्या भारत के हाथ में अभी पाकिस्तान का J-10C एयरक्राफ्ट लगने वाला है? डीआरडीओ की तरफ से एमका की स्टेल्थ प्रोफाइल को लेकर कुछ डिटेल शेयर करने के बाद पूरे 5th जनरेशन फाइटर सर्कल में एमका की स्टेल्थ को लेकर चर्चा क्यों होने लगा है, और क्या भारत के फ्यूचर प्रोजेक्ट 18 क्लास के डिस्ट्रॉयर सच में हाइपरसोनिक डिस्ट्रॉयर होने वाले हैं? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट पाकिस्तान और चाइना के J-10C फाइटर जेट की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उज्बेकिस्तान चाइना से अभी 24 के आसपास J-10C फाइटर जेट को खरीदने की कोशिश कर रहा है। उज्बेकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक इस डील को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन अगस्त 2026 में चाइना में उज्बेकिस्तान की एयरपेंट के साथ एक J-10 एयरक्राफ्ट को स्पॉट किया गया था, जिसने इस रिपोर्ट को और भी इंटरेस्टिंग बना दिया है। और इसी बात को लेकर अभी पाकिस्तान की तरफ से चिंता जाहिर किया जा रहा है। अब यहाँ पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्या होने वाली है? पाकिस्तान J-10C का पहला एक्सपोर्ट फॉरेन ऑपरेटर था, लेकिन अगर उज्बेकिस्तान भी J-10C ऑपरेटर करने लगता है तो भारत को इस चाइनीज ओरिजिन फाइटर जेट को डायरेक्टली ऑब्जर्व या फिर एनालाइज करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि उज्बेकिस्तान के साथ भारत के डिफेंस रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं और रेगुलर बेसिस पर भारत और उज्बेकिस्तान मिलिट्री एक्सरसाइज करते रहते हैं। यहाँ बात क्लासिफाइड चाइनीज टेक्नोलॉजी हासिल करने की नहीं होने वाली है। भारत एक्सरसाइज, एयर शो, मिलिट्री एक्सचेंज और रीजनल इंटरेक्शन के दौरान एयरक्राफ्ट की ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर्स, एक्सटर्नल कन्फिगरेशन, मेंटेनेंस पैटर्न, इनफिनिट सिग्नेचर और टैक्टिकल एम्प्लॉयमेंट जैसे एस्पेक्ट पर स्टडी कर सकता है, और यही चीज़ पाकिस्तान के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर J-10C का AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आर्किटेक्चर और PL-15E लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल की कैपेबिलिटी होने वाली है। अगर भारत उज्बेकिस्तान के साथ कोई एरियल एक्सरसाइज करता है या आगे चल के J-10C को भारत के एयरक्राफ्ट के साथ ऑपरेट किया जाता है, तो भारत को इसकी रडार सिग्नेचर और इनफिनिट सिग्नेचर के बारे में डाटा मिल सकता है। और भारत पहले से ही पाकिस्तान की J-10C को क्लोजली स्टडी कर रहा है, लेकिन अभी तक भारत को J-10C का डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिल पाया है, जो कि उज्बेकिस्तान के साथ होने वाले डील के बाद भारत को मिलने की उम्मीद किया जा रहा है। जैसे पाकिस्तान और चाइना को यूएई और कतर के रफाल के साथ एक्सरसाइज करने का मौका मिला है, लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन भी होने की उम्मीद किया जा रहा है। उज्बेकिस्तान के J-10C और पाकिस्तान के J-10 एकदम सेम कन्फिगरेशन में होंगे, ये ज़रूरी नहीं होने वाला है। चाइना डिफरेंट कस्टमर को डिफरेंट सॉफ्टवेयर, वेपन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कन्फिगरेशन प्रोवाइड कर सकता है, जो कि उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो सकता है। इसीलिए उज्बेकिस्तान के एयरक्राफ्ट को स्टडी करने से पाकिस्तान के एग्जैक्ट कन्फिगरेशन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भारत के पास नहीं आने वाली, लेकिन इसका ओवरऑल डाटा जो है भारत को मिलने वाला है। कुल मिलाकर उज्बेकिस्तान का J-10C ऑपरेटर बनना पाकिस्तान के लिए अनकंफर्टेबल जरूर होने वाला है, क्योंकि J-10C का ऑपरेशनल एडवांटेज अब सिर्फ पाकिस्तान तक लिमिटेड नहीं रहने वाला है, और कभी भी इसका एक्सेस भारत को मिलने का खतरा आगे चल के बना रहने वाला है, जिससे पाकिस्तान अभी बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहा है। अगला अपडेट इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 18 नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर प्रोग्राम की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोजेक्ट 18 को भारत का पहला परपोज बिल्ड वॉरशिप माना जा रहा है, जो कि फ्यूचर में ब्रह्मोस 2 और इंडिजिनस हाइपरसोनिक वेपन को ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। प्रोजेक्ट 18 को इंडियन नेवी का अब तक का सबसे ताकतवर सरफेस वेसल बनाने की प्लानिंग किया जा रहा है। इसका डिस्प्लेसमेंट 10,000 से लेकर 13,000 टन तक होने की उम्मीद किया जा रहा है, यानी ये विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर से भी काफ़ी बड़ा होने वाला, काफ़ी कैपेबल प्लेटफॉर्म बनने वाला है। लेकिन इसका सबसे इंटरेस्टिंग फीचर इसका मैसिव वर्टिकल लॉन्च सिस्टम होने वाला है। करंट डिज़ाइन स्टडीज़ के मुताबिक प्रोजेक्ट 18 में करीब 144 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम को इंटीग्रेट करने की प्लानिंग किया गया है, और ये एग्जिस्टिंग इंडियन डिस्ट्रॉयर के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी अपग्रेड होने वाली है। और इसमें मॉड्यूलर लॉन्चर आर्किटेक्चर सबसे बड़ी चेंज होने वाली है। इसका मतलब है कि फ्यूचर में नए वेपन को इंटीग्रेट करने के लिए पूरे वॉरशिप के स्ट्रक्चर को रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। इसमें जो वर्टिकल लॉन्च सिस्टम होने वाले हैं नेचर में मॉड्यूलर होने वाले हैं, जिस वजह से इनको मिसाइल के हिसाब से एडजस्ट करना पॉसिबल होने वाला है, और ऐसा होने पर हम हमारे ज़रूरत के हिसाब से फ्यूचर में इसमें अलग अलग मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वर्टिकल लॉन्च सिस्टम में लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, एंटी सबमरीन वेपन्स और फ्यूचर में हाइपरसोनिक स्ट्राइक मिसाइल को भी इंटीग्रेट करने का प्लान किया गया है।
जब हम हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम यहाँ पर ब्रह्मोस 2 का आने वाला है, जिसको हाइपरसोनिक स्पीड और बेहतर रेंज के लिए डेवलप किया जा रहा है। लेकिन प्रोजेक्ट 18 के हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी का एक्चुअल टाइमलाइन मिसाइल प्रोग्राम की मैच्योरिटी के ऊपर डिपेंड करने वाला है। यानी जब तक ये वेसल बनकर तैयार होंगे, अगर तब तक हमारा ब्रह्मोस 2 प्रोग्राम या हमारा खुद का इंडिजिनस हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार हो चुका होगा तो इसमें इसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ होगा तो इसमें हम रेगुलर ब्रह्मोस का इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन इनको बनकर तैयार होने में अभी काफ़ी समय लगने वाला है, जिस वजह से उम्मीद किया जा रहा है कि जब तक ये बनकर तैयार होंगे उस समय तक हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल ऑपरेशन हो चुके होंगे। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर 5th जनरेशन फाइटर जेट यानी एमका की तरफ से है। और इस बार डीआरडीओ ने एमका की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को लेकर एक ऐसा डिटेल रिवील किया है जो काफ़ी बड़ी अपडेट होने वाली है। पहली बार भारत ने पब्लिकली इंडिकेट किया है कि एमका की स्टेल्थ कैपेबिलिटी सिर्फ उसके फ्यूचरिस्टिक शेप या इंटरनल वेपन बे तक लिमिटेड नहीं होने वाली है, बल्कि एयरक्राफ्ट के अंदर मल्टीपल लेयर की इंडिजिनस रडार अब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर्स और स्पेशलाइज्ड कोटिंग का भी इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला है। एमका के अंदर अभी मोनोलिथिक रडार अब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर यानी आरएस, केवलार आरएस, कार्बन फाइबर फोम आरएस, रडार अब्जॉर्बिंग पेंट और इलास्ट्रोमेट्रिक आरएस जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाने वाला है। सिंपल भाषा में समझे तो इनका काम रडार से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एब्जॉर्ब करना होने वाला है, ताकि एयरक्राफ्ट की रडार सिग्नेचर को मिनिमम रखा जा सकेगा। अब तक मोस्टली 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में जियोमेट्रिक स्टेल्थ के साथ रडार ऑब्जर्विंग कोटिंग का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन एमका में पहली बार मल्टीपल रडार ऑब्जर्विंग स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जो कि सेम स्टैंडर्ड की एयरक्राफ्ट के मुकाबले इसकी रडार क्रॉस सेक्शन को काफ़ी हद तक कम रखने की उम्मीद किया जा रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पर मोनोलिथिक रडार ऑब्जर्विंग स्ट्रक्चर का होने वाला है। इसमें रडार ऑब्जर्विंग कैपेबिलिटी एयरक्राफ्ट के ऊपर कोटिंग के फॉर्म में नहीं होने वाला है, बल्कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के अंदर ही इंटीग्रेट किया जाने वाला है, जिससे एमका का बेसिक एयरफ्रेम ही रडार वेव को एब्जॉर्ब करने में सक्षम होने वाला है। और इससे ड्यूरेबिलिटी और मेंटेनेंस के पर्सपेक्टिव से भी हमें काफ़ी आसानी होने वाली है, क्योंकि रडार ऑब्जर्विंग कोटिंग का इस्तेमाल करने से इसको बार बार रीपेंट करना पड़ता है, जो कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, लेकिन एमका के साथ ऐसा नहीं होने वाला है। इसी तरह कार्बन फाइबर फोम रडार ऑब्जर्विंग स्ट्रक्चर लाइटवेट कंपोजिट स्ट्रक्चर के साथ रडार वेव्स को एब्जॉर्ब करने का काम करने वाले हैं, जबकि केबलर बेस्ड रडार ऑब्जर्विंग स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ और लो ऑब्जर्वेबिलिटी को कंबाइन करने का काम करने वाले हैं। इसके अलावा इसमें रडार ऑब्जर्विंग पेंट एक्सपोज सरफेस पर एडिशनल लेयर को प्रोवाइड करने वाले हैं। साथ ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रडार ऑब्जर्विंग स्ट्रक्चर को कॉम्प्लेक्स जॉइंट और पैनल इंटरफेस को कवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है, जो कि रडार वेव्स की रिफ्लेक्शन को काफ़ी हद तक मिनिमाइज करने वाले हैं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना काफ़ी ज़रूरी है। सिर्फ रडार अब्जॉर्बिंग मटेरियल इस्तेमाल करने से किसी एयरक्राफ्ट को स्टेल्थ फाइटर नहीं बनाया जा सकता है। एमका की ओवरऑल लो ऑब्जर्वेबिलिटी इसकी एयरफ्रेम की जियोमेट्री, एज अलाइनमेंट, इंटरनल वेपन बे, सर्पेंटाइन एयर इनटेक, कंपोजिट कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स और इन्फ्रारेड सिग्नेचर रिडक्शन का कॉम्बिनेशन से ही संभव होने वाला। लेकिन ये जो मेटल अभी इस्तेमाल किया जा रहा है, यह आगे चल के इसकी स्टेल्थ प्रोफाइल को और मजबूत बनाने के साथ साथ इसकी मेंटेनेंस को काफ़ी आसान बनाने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन आर्मी के हेरॉन ड्रोन्स की तरफ से है, और इस बार खबर किसी नए ड्रोन को खरीदने की नहीं, बल्कि एक्सीडेंट में खराब हो गए 2 हेरॉन ड्रोन को दोबारा ऑपरेशनल बनाने की होने वाली है। इंडियन आर्मी के टेल नंबर 332 और 345 वाले 2 हेरॉन रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट के रिपेयर और रिस्टोरेशन के लिए एक टेंडर को भी इनिशिएट किया गया। हेरॉन भारत के लिए एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग एंड्योरेंस सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म रहा है, और स्पेशली डिफिकल्ट बॉर्डर एरिया में परसिस्टेंट इंटेलिजेंस सर्वेलेंस और रिकॉनेंस यानी ISR मिशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए डैमेज्ड एयरक्राफ्ट को सिंपली रिप्लेस करने के बजाय उन्हें रिस्टोर करना आर्मी के लिए ऑपरेशनली काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर इनको रिपेयर करना संभव होता है तो उनको रिपेयर करना हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। पहले टेल नंबर 332 वाले हेरॉन ड्रोन की बात करते हैं, जिसके लिए रनवे इम्पैक्ट के बाद डैमेज और इम्पैक्ट फोर्स का डिटेल असेसमेंट किया जाएगा। इसके बाद रिपेयर इंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह प्रिपेयर किए जाएंगे, और एयरक्राफ्ट के फ्यूजलाज, सेंटर विंग और दोनों आउटबोर्ड विंग स्टेशन की स्ट्रक्चरल रिपेयर किया जाएगा, जो कि अभी टूट चुके हैं। रिपेयर के बाद इंटीग्रेशन, ग्राउंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, वेट एंड बैलेंस चेक और फाइनली फ्लाइट टेस्टिंग को कंडक्ट किया जाने वाला है। दूसरा एयरक्राफ्ट जिसका टेल नंबर 345 है, इसमें फ्यूजलाज, विंग्स और इंजन हाउसिंग की स्ट्रक्चर रिपेयर करने की बात सामने आई है। साथ ही इसकी इंजन को भी अभी कंप्लीटली ओवरऑल किया जाने वाला है, और इसमें नए प्रोपेलर को भी इंस्टॉल किया जाने वाला है, जो कि एक्सीडेंट के दौरान टूट चुके हैं। इसके बाद इस एयरक्राफ्ट को भी सेम तरीके से
फ्लाइट टेस्टिंग प्रोसेस से गुजरने की ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के मुताबिक इसमें लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स यानी LRUs को रिप्लेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं रखा गया। मतलब प्राइमरी फोकस एयरक्राफ्ट की स्ट्रक्चर को और प्रोपल्सन सिस्टम को रीइंटीग्रेट करने पर होने वाली, या फिर इसकी LRU हमारे डैमेज नहीं हुए हैं जिस वजह से इनको रिप्लेस करने का फैसला नहीं किया गया है। इस प्रोग्राम में ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर यानी IAI मलाड के साथ इंडियन कंपनी एल्कम भी शामिल होने वाली है। इसमें मलाड की तरफ से इंजीनियरिंग वैलिडेशन काफ़ी ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि लार्ज UAV की स्ट्रक्चर रिपेयर करने के बाद फ्लाइट सेफ्टी सर्टिफाई करना काफ़ी ज़रूरी होने वाला है, जो कि सिर्फ OEM से कराना सबसे सेफ माना जाता है। इस वजह से इसमें इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का मदद लिया जाने वाला है। अगला अपडेट DRDO के एक ऐसे इंडिजिनस सिस्टम की तरफ से जो कि हाई अल्टीट्यूड मिलिट्री ऑपरेशन में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की कैपेबिलिटी को डायरेक्टली मजबूत करने वाला है। DRDO की ADRD यानी एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने मिलिट्री कॉम्बैट पैराचूट सिस्टम या MCPS का सफल हाई अल्टीट्यूड ट्रायल को कंप्लीट कर लिया है। ये ट्रायल लद्दाख के न्योमामुद ड्रॉप जोन पर कंडक्ट किया गया था, जो दुनिया की हाईएस्ट अल्टीट्यूड ड्रॉप जोन में से एक माना जाता है। ट्रायल के दौरान जंपर्स ने अप्रोक्सीमेटली 22,000 फीट की अल्टीट्यूड से जंप किया था, जहां पर टेम्परेचर अराउंड -15 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि टेस्ट के दौरान सिर्फ पैराशूट ही नहीं बल्कि MCPS के साथ एसोसिएटेड इंडिजिनस सब सिस्टम को भी वैलिडेट किया गया था, जिसमें इंडिजिनस पैरा कंप्यूटर, ऑक्सीजन सिस्टम और स्पेशलाइज जंप सूट वगैरह शामिल थे। पैराचूट को अप्रोक्सीमेटली 20,000 फीट की एल्टीट्यूड पर डिप्लॉय किया गया था और टेस्ट जंपर ने अराउंड 13,700 फीट की एल्टीट्यूड पर सेफ लैंडिंग को कंप्लीट किया था। यहाँ पर इनका टैक्टिकल सिग्निफिकेंस काफी बड़ा होने वाला है। हाई एल्टीट्यूड एरियाज में एयरबोर्न ऑपरेशन के दौरान लो टेम्परेचर, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन लेवल और अनप्रेडिक्टेबल कंडीशन की वजह से पर्सनल और इक्विपमेंट दोनों के लिए मेजर चैलेंज क्रिएट हो जाते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। अब MCPS का ये ट्रायल डेमोन्स्ट्रेट करता है कि इंडियन डेवलप्ड पैराचूट सिस्टम भी एक्सट्रीम अल्टीट्यूड एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी रखने वाले हैं, जिस वजह से आगे चल के हमें इस तरीके की ऑपरेशन के लिए इंपोर्टेड पैराचूट पर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।